अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो उम्र भर आपको भूलते नहीं हैं। आज की स्टोरी भी एक ऐसी स्टोरी, जब मैं उनकी वॉइस को सुन रहा था, एक ऐसा शख्स जो मुझसे मुखातिब था, जिसकी आवाज़ से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा था, उनके बोलने से भी, कि वो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हर किस्म के लोगों से उनका पाला पड़ता है। वो कभी वहम का शिकार नहीं होते। वो एक प्रैक्टिकली शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, जिन भूत इन चीज़ों से कभी डरते नहीं हैं। और जिस तरह की जॉब की नोयत है वहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे लोगों से उनका पाला पड़ता होगा जिनको कंट्रोल करना पड़ता है। रिहेबिलिटेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे मरीज़ भी आते हैं जिनको पकड़ना पड़ता है। यानी कि इतनी ताकत आपके जिस्म के अंदर होनी चाहिए कि आप उनको इस तरह पकड़ सकें कि वो फड़फड़ाएं, भागने की कोशिश करें, निकलने की कोशिश करें, कुछ भी ना कर सकें। ऐसे शख्स के साथ जब ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या होता है तो उसका सोचना, डरना और मुझसे सवाल पूछना कि मज़हर भाई ये क्या था, ज़रूर चौंका देता है। नाम है इनका आमिर बिलाल। लाहौर में रहते हैं और एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं जहाँ पे लफ्ज़, इसका प्रॉपर मीनिंग तो इसके बहाली बनता है, रिहेबिलिटेशन। लेकिन जो नशे के आदी लोग होते हैं, या उन्होंने प्रॉपर इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया, तो रिहेबिलिटेशन को आप इसी तरह ही लेंगे। और उन्होंने जो अपनी जॉब की नोयत भी कहानी के बीच में जिस तरह जिक्र किया कि मैं एक दो बंदों को पकड़ना तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, उनके साथ जो उनके हैं नदीम साहब, वो भी बॉक्सर हैं, उनके लिए भी बंदे को पकड़ना कोई इशू नहीं है। आमिर बिलाल साहब कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जो मैं आज भी सोचता हूँ वो क्या था। हुआ यूँ, सुबह मैं ऑफिस जाता और शाम को 4 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाती। मुख्तलिफ नोयत की मुख्तलिफ लोग नौकरियां करते हैं, शोर शराबा, फाइलें, ऑफिस के अंदर बैठना, बेल बजाना, पीएन को बुलाना, यार चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है। ये ऑफिस का एक माहौल होता है। मैं खुद एक ऑफिस से वाबस्ता रहा हूँ। वहाँ पे सारा दिन बैठ के एडिटिंग करवाना, रिकॉर्डिंग के लिए निकल जाना, ये एक अलग ही दुनिया होती है। लेकिन जब अपने आप घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। वहाँ पे आप ऑफ कैमरा स्टोरी भी सुनते हैं, वहाँ पे आप खाना खाते हैं, फैमिली से मिलते हैं। ये एक अलग दुनिया हो जाती है। मेंटली तौर पे आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। वो भी कहते हैं मैं सुबह जाता, सारा दिन काम करता, 4 बजे वापस आ जाता। ऑफिस में ही एक दिन था कि पता चला कि आज मुझे इमरजेंसी में मरी जाना है। 4 बजे ऑफिस ऑफ हुआ और पता लगा 4:30 बजे हम मरी जा रहे हैं। उनकी जॉब की नोयत ऐसी थी कि ये बहुत सारे लोग जब लाहौर से मरी अगर उनको जाना होगा, वो पहले तैयार होंगे, घर जाएंगे, बैग बनाएंगे, कपड़े रखेंगे, ये पूरी भरपूर तैयारी करेंगे, उसके बाद रवाना होंगे। लेकिन जो इस तरह की जॉब्स होती हैं उनको पूरे पाकिस्तान में किसी लम्हे भी जाना पड़ जाता है। यूँ समझिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। एम्बुलेंस में बैठे और रवाना हो गए। ये इनकी ड्यूटी होती है। आप जी हम निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, फलां जगह पे जा रहे हैं, तो बस गाड़ी तैयार होती और वो एम्बुलेंस के अंदर जाके बैठते और रवाना हो जाते। माह रमज़ान का ये तीसरा रोज़ा था। वो कहते मैंने अपने घर सहरी की, तीसरे रोज़े की नीयत की, रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सोया, ऑफिस पहुंच गया। सारा दिन ऑफिस काम किया। 4 बजे पता लगा जी हम मरी जा रहे हैं। 4:30 बजे गाड़ी रवाना हो जाएगी। हम लोग जब गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर जो आगे गाड़ी चलाने के लिए बैठा था उनका नाम था समी साहब। 2 और कोलीग सजाद साहब और नदीम साहब भी उनके साथ थे। हम लोग तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी जीटी रोड के ज़रिए, मोटरवे के ज़रिए नहीं, रवाना हुई। हमने रावलपिंडी से सीधा इस्लामाबाद और उसके बाद मरी पहुंचना था। नदीम साहब, सजाद साहब और समी साहब, जी बिल्कुल यही नाम थे। हम
वो कहते हैं रोज़े की हालत में जब हम पहुंचे जीटी रोड से गुजरांवाला तो वहीं पे ही इफ्तारी का टाइम हो गया। ये तीसरा रोज़ा था जो हमने इफ्तार करना था। इस माह रमज़ान की कहानी नहीं है, उन्होंने ये नहीं अब बताया स्टोरी में पिछले साल या किस साल का माह रमज़ान था, लेकिन बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है, ये करीब तरीन की है, 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी होगी। गुजरांवाला पे हम होटल पे रुके और हम चारों ने बैठ के अपना रोज़ा इफ्तार किया। रोज़ा इफ्तार करने के बाद बैठ के चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर से हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी से मुराद उसी एम्बुलेंस में बैठे और रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गए। जीटी रोड पे हमारी गाड़ी रवां दवां थी, बहुत सारी गाड़ियां हमें क्रॉस कर रही थीं, बहुत हमारे अपोजिट चल रही थी। हर गाड़ी में पैसेंजर थे, हर गाड़ी में फैमिलीज थी, हर गाड़ी में हर वो इंसान बैठा हुआ था जिसकी मंजिल वो सड़क नहीं थी। उस सड़क पे वो अपनी गाड़ी में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। यकीनन उसको कहीं पहुंचना था, इसलिए उस गाड़ी में कोई शख्स बैठा वैगन के अंदर सोचों में गुम था। यकीनन वो भी इस सफ़र को गुजारते हुए कहीं ना कहीं अपने दिमाग को दूर कहीं सोचों में ले गया था। ड्राइवर अपनी आंखों को रोड पे रखे हुए मुसलसल गाड़ी को चला रहा था और हम भी अपनी उस एम्बुलेंस में बैठे अपने अपने ख्यालों में गुम थे। जब कहीं शीशे से बाहर निगाह पड़ती तो ट्रैफिक रवां धवां मिलती, कभी कोई बड़ी बस गुजरती, कभी कोई छोटा वैगन और कभी कोई कार। ऐसे ही इंसान इन लोहे की सवारियों में सवार होके खामोशी से अंदर बैठते, दौड़ती कारों में मौजूद थे। किसी किसी गाड़ी जो क्रॉस करती थी उसके अंदर से खामोशी की एहसास सा होता और कुछ गाड़ियां ऐसी भी गुजर रही थीं जो हॉर्न बजाती हुई जाती। उस खामोशी, उस शोर को, जो रोड पे चलती हुई एक ट्रैफिक का अपना शोर है, उस शोर में एक इजाफा होता तो एक हॉर्न का इजाफा होता। इसी तरह चलते चलते हम रावलपिंडी पहुंच गए। वहां पे हमने रुके। इफ्तारी में हमने हल्का फुल्का सा खाया था, प्रोग्राम था कि अभी रोज़ा खोल लेते हैं, रावलपिंडी पहुंच के हम प्रॉपर खाना खाएंगे। वहाँ पे हम रुके, रेस्ट की, खाना वगैरह खाया, क्योंकि जीटी रोड से आप जब जाएं लाहौर से तो तकरीबन कोई लंबा सफ़र बनता है। मोटरवे से 4 घंटे का है और ये कोई 6 घंटे लग जाते हैं। रावलपिंडी में हम बैठे, एक होटल पे रुके, हमने वहाँ पे खाना खाया। वो जो थकावट सी हो गई थी ड्राइवर को, वो भी हम चाह रहे थे, क्योंकि आगे अब जो रास्ता शुरू होने वाला था रावलपिंडी के बाद जुड़ा हुआ ही इस्लामाबाद है। आपारा आखिरी स्टॉप है रावलपिंडी का और उसके बाद इस्लामाबाद शुरू हो जाता है। इस्लामाबाद जैसे ही ख़त्म होता है तो रास्ता जो पहाड़ों के ऊपर की तरफ, चढ़ाई की तरफ जाता है, ये इब्तिदा होती है मरी के रास्ते की। हमने वहाँ पे खाना छाना खाया, बैठे रहे और उसके बाद फिर हम उठे और गाड़ी में बैठ गए। ऑफिस में काम किया हुआ था, रोज़ा था, थके हुए थे। ड्राइवर ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाली, गाड़ी को गियर लगाया और गाड़ी चल पड़ी। जापानी ये गाड़ी थी। ड्राइवर के बिल्कुल बैक साइड पे जो सीट होती है वो भी एक लंबी सी इस तरह सीट होती है कि कोई लेटना चाहे एम्बुलेंस के अंदर तो लेट सकता है। नदीम साहब उसके ऊपर लेट गए। पीछे 2 स्ट्रेचर पड़े हुए थे। 2 मरीजों को बायक वक्त गाड़ी के अंदर लिटाया जा सकता था। एक स्ट्रेचर पे सजाद साहब लेट गए और एक स्ट्रेचर पे आमिर बिलाल साहब बैठ गए। आमिर कहते हैं, मैं बैठ गया, मुझे सफ़र में नींद बहुत कम आती है, मुझे नींद नहीं आती, मैं मुसलसल जागता रहता हूँ। गाड़ी जब चली है तो रावलपिंडी की रोशनियाँ अपनी जगह पे मौजूद थी। रावलपिंडी के वो चेहरे जो हर इलाके की कहीं ना कहीं खुशबू और होती है, ज़ुबान और होती है, तो वही इस इलाके की खूबसूरती भी थोड़ी सी और होती है। तो पिंडी की एक अपनी जगमगाती रोशनियों की खुशबू थी, अपनी ही सड़कें थी, अपनी ही हवा के अंदर एक पिंडी की महक थी। क्योंकि मैं काफ़ी पिंडी कॉबलाइन में रहा हूँ, कैंट के एरिया में। गाड़ी चलते चलते उसी जगह पे आ गई जिसको आपारा कहते हैं, जहाँ पे पिंडी ख़त्म हो, नहीं आपारा से पहले, सॉरी, आपारा तो इस्लामाबाद में है, मैं आपारा कहीं जा रहा हूँ, भूल गया हूँ मैं भी। एक स्टॉप है, वहाँ पे पिंडी ख़त्म होता है, उसके बाद खैर कहते हैं हम इस्लामाबाद, आपारा इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद हम दाखिल हो गए और इस्लामाबाद के अंदर से भी गाड़ी चलते चलते जब इस्लामाबाद ख़त्म हुआ तो हम उस
पहाड़ी रास्ते पे चढ़ चुके थे, जो अब आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते ने मुसलसल ऊपर की तरफ चढ़ते रहना था। और उसके बाद मोड़ें आनी थी। मरी का जो रास्ता है ना जी, अब तो बहुत अच्छा बन गया। बहुत पहले मैं भी जब मरी गया था तो इतना बुरा होता था, बहुत कम लोग होते हैं, मोशन सिकनेस हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा होती थी उस वक्त। वो ऐसे सांप की तरह बल खाती हुई सड़क जाती थी, जाते जाते एकदम जब ऐसे यू टर्न जिस तरह लिया जाता है इसी अंदाज में चढ़ाई आती थी, आते आते एकदम आपने टर्न लेना होता था और ऊपर गाड़ी को चढ़ाना होता था। हर बंदा वहां पे गाड़ी नहीं चला सकता था। अब तो सड़कें खैर उन्होंने बहुत सीधी कर दी हैं, वो जो मोड़ थे इस तरह के ख़तरनाक किस्म के वो तो अब हैं ही नहीं, इक्का दुक्का कहीं मिल जाए, वरना तो पहले बहुत मुश्किल रास्ता था। अब तो सीधी सीधी सड़क जाती है किस्म की। इस्लामाबाद जब हमारा ख़त्म हुआ तो हम उस रास्ते पे थे जो मरी की तरफ रास्ता जाता है। इस्लामाबाद से मरी अगर आप स्पीड के साथ जाएं तो 40, 45, 50 मिनट का ही रास्ता बनता है, गाड़ी पे डिपेंड करता है। 40 से 50 मिनट तक आप पहुंच सकते हैं। रश हो, ट्रैफिक हो तो मैक्सिमम 1 घंटा लग जाता है। अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी की पिछली लाइट्स ऑफ हैं। जिस जगह पे स्ट्रेचर पड़े हैं मरीजों को लेके जाने के लिए जो स्ट्रेचर होती हैं, उस जगह, उस एरिए की बहुत सारे लोग जो कहानी सुनते हैं, एक चीज़ मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, पाकिस्तान में रहने वाले एम्बुलेंस को जानते होंगे, बाहर वालों को शायद नहीं पता होगी पाकिस्तान की एम्बुलेंस कैसी होती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हाइलैक्स वैगन होती है बड़ी सी, उसके पीछे सीटें नहीं होती। बाज़ एम्बुलेंस में एक जगह पे मरीज़ों के साथ जो उनके लवाहिकीन आए होते हैं उनके बैठने के लिए सीटें होती हैं और एक साइड पे स्ट्रेचर होता है। लेकिन जो ड्राइवर जिस जगह पे आगे बैठा होता है, टेक लगाता है जिस चेयर के साथ, सीट के साथ, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे भी बैठने के लिए जगह बना दी जाती है। वहाँ पे आप लेट भी सकते हैं, बैठ भी जाते हैं। ये एक जापानी बड़ी खुली गाड़ी थी, तो वहाँ पे पीछे मरीजों के साथ जो उनके रिश्तेदार आए होते थे उनके बैठने के लिए सीट नहीं थी, बल्कि उधर भी उन्होंने स्ट्रेचर रखी हुई थी। 2 मरीजों को बैक वक्त उसके अंदर लिटाया जा सकता था। अब एक पीछे वाले हिस्से की लाइट ऑफ थी। ड्राइवर जिस जगह पे बैठा होता है इस बड़ी गाड़ी में, उसकी लाइट तो वैसे भी नहीं आप जला सकते। इमरजेंसी में कुछ चीज़ ढूंढनी है, आगे कुछ खोलना है तो आप लाइट जलाते हैं, वरना उसकी भी लाइट ऑफ होती है। लाइट ऑन होती है तो वही हेडलाइट्स ऑन होती हैं उसी गाड़ी की जो सड़क के ऊपर पड़ रही होती हैं, सड़क को रोशन कर रही होती हैं, और उसी रोशनी की वजह से ड्राइवर की आंखें देख पाती हैं और वो गाड़ी रात को चला सकता है। उस रोशनी का सीना जो चीरती हैं वो बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं हर गाड़ी की जो आगे लगी होती है, सिर्फ वही बड़ी बड़ी लाइट्स ऑन थी। मैं काफी देर से महसूस कर रहा था कि गाड़ी का जो पीछे टायर का एक्सल होता है उसमें से जैसे कोई आवाज आ रही है। ये एक अच्छी गाड़ी थी, मजबूत जापानी गाड़ी थी, और मुझे हैरत हो रही थी क्या हुआ, इसकी चेकअप नहीं, ट्यूनिंग वगैरह नहीं करवाई, सब कुछ इसका ओके होना चाहिए, तो एक्सल में से आवाज़ क्यों आ रही है। रात के तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था कि एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मुझे ड्राइवर को बताना चाहिए। हम जिस वक्त इस्लामाबाद से मरी के लिए रवाना हुए, यानी इस्लामाबाद ख़त्म हुआ और मरी वाली सड़क पे हम चढ़े तो उस वक्त 10:30 रात के हो चुके थे। ड्राइवर से कहा, समी साहब यार वो जो पीछे वाला टायर है ना उसके एक्सल से मुसलसल कोई आवाज़ आ रही है, इसको देख लो यार, ये क्या हो रहा है। समी साहब बोले, आमिर साहब मैंने आगे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी डलवाना है, तो मैं आगे गाड़ी को रोकता हूँ, पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ और पीछे एक्सल भी चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ किस तरह आ रही है। मैंने कहा ठीक है। मैं उसी तरह जिस तरह बैठा हुआ था उसी तरह बैठा रहा। गाड़ी कुछ देर और चली और मुझे लगा समी साहब ने गाड़ी साइड पे लगा दी है, जैसे उनको भी एहसास हो गया था कि मुझे पहले इस एक्सल को चेक कर लेना चाहिए, आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, क्योंकि आगे पहाड़ी रास्ता है, गाड़ी ने जोर लगाना है, ऊपर की तरफ चढ़ाई है, तो खुदा ना खास्ता टायर से कोई आवाज़ आ रही है, कोई ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, मैं रोक के चेक ही कर लूँ। आमिर कहते हैं कि मैं स्ट्रेचर पे बैठा था, जब मैंने गाड़ी को रुकते हुए महसूस कर लिया तो मैंने उसी वक्त देखा ड्राइवर ने गेट खोला और गेट खोल के वो पीछे की तरफ गया। मैंने जो आखिरी आवाज़ सुनी थी वो किसी से बात कर रहा था,
एक अनजानी सी आवाज़ आई जो समी ड्राइवर की नहीं थी, किसी और की थी। उसने सवाल किया था, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हमारे ड्राइवर समी साहब की आवाज़ आई, हम लोग मरी जा रहे हैं। कोई 2 सेकंड की खामोशी के बाद एक आवाज़ आती है, इस गाड़ी पे जाना है? समी कहते हैं, हाँ जी, इसी गाड़ी पे, इसी एम्बुलेंस पे। तो एक और जो अनजानी सी, जिसको मैं पहचानता नहीं था, कोई शख्स था जो बात कर रहा था खड़ा, तो वो बोला, ये गाड़ी तो मरी जाने के काबिल नहीं है, पहाड़ की चढ़ाइयां बहुत मुश्किल हैं, ये गाड़ी मरी नहीं जा सकेगी। ये जुमला मेरे कानों ने सुना और मैं जो स्ट्रेचर पे बैठा हुआ था, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझे काफ़ी नींद सी आ रही है। एकदम से जैसे नींद का झोंका आता है, तो मैंने उसी लम्हे नींद के झोंके को महसूस करते ही कहा, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जैसे मध्य को भी नींद आ रही है, जिसको सफ़र के दौरान नींद ही नहीं आती। अगर नींद आ रही है तो भाई और क्या अच्छा हो सकता है। मुझे गनूदगी सी हुई और मैं भी स्ट्रेचर पे लेटा सो गया। गाड़ी चलती रही अपना सफ़र मुकम्मल करने के लिए कि हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं। गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही थी। ये रात की खामोशी थी। इन पहाड़ों पे कोई हारन नहीं बजा रहा था। इन पहाड़ों पे कोई अगर कोई गाड़ी गुजर रही थी तो अब हमें उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ड्राइवर ने यकीनन कुछ शीशे बंद कर लिए थे। क्या था, मैं तो खुद गहरी नींद में सोया था, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। वहीं गाड़ी चलते चलते एकदम से एक जोर सा झटका सा लगा और गाड़ी ऐसे हिली। उस झटके की वजह से गाड़ी जब हिली है तो मुझे भी एकदम से आंख खुल सी गई है। मुझे लगा है कि जिस जगह से गाड़ी गुजरी है नीचे कोई पत्थर आया है या क्या आया है, उस पत्थर की वजह से बैलेंस गाड़ी का ख़राब हुआ है तो गाड़ी ने हिली है। गिरने वाली पोजीशन में नहीं, जिस तरह कच्चा रास्ता आ जाता है या पथरीला रास्ता आ जाए और गाड़ी को हिलना पड़ जाए, तो गाड़ी ऐसे काफ़ी हिली। तो उस हिलने की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं उसी स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, मेरी आंख खुल गई थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा बाहर जिस तरह कोई गाड़ी गुजरती थी तो शां की एक आवाज़ सी आती थी। अंदर आवाज़ कम आती है, लेकिन फिर भी आवाज़ आती है। जब आपको कोई क्रॉस करता है तो पता लग जाता है किसी कार ने, किसी वैगन ने, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने, किसी बड़ी गाड़ी ने आपको क्रॉस किया है। लेकिन अभी हमारी गाड़ी चले जा रही थी, कोई क्रॉस करने की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसी तरह कुछ देर लेटर और मैंने कहा, हम किधर हैं भाई, कोई गाड़ी क्रॉस नहीं कर रही, ये क्या जा रहे हैं। मैंने ऐसे घड़ी की तरफ देखा और जब यूं टाइम देखा तो मैं एकदम से हैरान हो गया। 10:20 पे, वो कहते हैं हम वहां से रवाना हुए थे, और अब जब मैंने टाइम देखा तो तकरीबन 1:15 बज चुका था। मैं एकदम से हैरान हुआ। 10:20 पे हम अगर रवाना हुए हैं तो 11 बजे तो हमें पहुंच जाना चाहिए। बहुत लेट भी हुए, 11:15, 11:30, ये तो 1:15 हो रहा है, हम पहुंचे क्यों नहीं। कहते मैं एकदम से अपनी जगह से उठ के बैठ गया कि भाई ये क्या बात हुई। और मैं जैसे ही उठ के बैठा हूं कि समी साहब को कहूं, समी साहब खैर है, हम कहाँ हैं, तो एकदम से मेरी निगाह पड़ी है समी साहब के साथ ही ड्राइविंग सीट पे कोई बैठा हुआ था। ये कौन बैठा है। मैं आगे की तरफ हुआ तो मैंने देखा एक बुजुर्ग सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद उसने ऊपर पगड़ी पहनी हुई है, उसकी सफेद सी दाढ़ी है, काफी ज्यादा वो बुजुर्ग है, सफेद सा उसका चेहरा है, गोरा रंग है उसका, सफेद दाढ़ी है, सफेद पगड़ी, सफेद कपड़े हैं, और उसने कुरान मजीद की मोबाइल के ऊपर तिलावत लगाई हुई है और वो आगे बैठा हुआ है। मैं हैरान हुआ हूं ये शख्स कौन है। टाइम 1:15 हो गया और सामने ही मेरी उस सड़क पे निगाह पड़ी जिस हम सड़क पे जा रहे थे। तो मैं एकदम से हैरान हो गया कि हम जिस रास्ते पे जा रहे थे ये कोई पक्की सड़क नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कच्चा रास्ता था, इतना सिंगल रास्ता कि उस पे 2 गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती थी। ऐसा रास्ता जो पथरीला जगह हो और गाड़ियां गुजर गुजर के गाड़ियों के टायरों की निशान पड़ गए हों और वो रास्ता कहलाए, असल में वो कच्ची या पथरीली जमीन हो। गाड़ी की रोशनियां सामने पड़ रही थी, इर्द गिर्द झाड़ियां आ रही थीं। ये वो सड़क तो नहीं थी जो मरी की तरफ सड़क जाती थी, जो पक्की सड़क जाती थी। तब मेरे जहन में आया कि वो जो गाड़ियां हमें क्रॉस करते हुए शां की आवाज़ आती थी, वो भी इसलिए नहीं आ रही थी आवाज़ कि हम एक ऐसी सड़क पे आ गए थे जो मरी की तरफ रास्ता नहीं जानता था। ये तो हम किसी और रास्ते की तरफ जा रहे थे।
कच्चे रास्ते पे जिस पे कोई गाड़ी हमें क्रॉस नहीं कर सकती थी, सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाती तो फिर दोनों गाड़ियां क्रॉस नहीं हो सकती थी। एक साइड पे खाई, एक साइड पे पहाड़ था। ये हम कहां हैं? समी साहब, समी साहब, वो गाड़ी चलाने में लगे हुए हैं। मेरे 2 दफा पुकारने पे भी समी साहब ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने फिर से आवाज दी, समी साहब मैं आपसे मुखातिब हूं। जोर से कहा, ऊंची आवाज में, कि जैसे उसको आवाज नहीं जा रही, सो गया है क्या है। फिर जोर से बोलने पे भी समी साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब मुझे अंदाजा हो गया कि इस तरह बोलने पे भी मैं बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोला हूं, तो समी साहब को मुझे लाजमी जवाब देना चाहिए था। तो मैं समझ गया वो जैसे किसी तिलस्माती दुनिया में हैं, किसी जादुई दुनिया में हैं, वो रोबोट बन चुके हैं, वो किसी बात को भी नहीं सुन रहे और बस सामने देखते हुए वो गाड़ी को चला रहे हैं। उनको नहीं पता वो कौन है, वो कहां पे हैं, बस ये एक उनको पता है ये रास्ता है, मैंने गाड़ी को गिराना नहीं है, इस रास्ते पे चलाते रहना है। ऐसी ही एक कैफियत में थे जैसे वो हिप्नोटाइज हैं। और जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये क्या मंजर है और ये बंदा बैठा है, मुझे लगा हम कहीं अगवा हो गए हैं। समी साहब खौफजदा हैं, उस बंदे ने डराया हुआ है जो आगे बैठा हुआ है, उसने डरा दिया हुआ है। क्योंकि मैंने तो अभी तक उसका चेहरा नहीं इस तरह अंदाज में देखा था, सिर्फ दाढ़ी मुझे उसकी महसूस हो गई थी। मैंने फौरन नदीम साहब को जगाया, वो जो ड्राइवर के पीछे लेटे हुए थे। मैंने कहा नदीम साहब, नदीम साहब। उन्हें आंख खोली, कहते हाँ क्या हुआ है। मैं कहा नदीम साहब लगता है हम अगवा हो गए हैं। एकदम वो आंखें मलते उठ के बैठ गए। कहते यार क्या कह रहे हो। कहते हैं ये देखें मैं समी साहब को बुला रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे और साथ फ्रंट सीट पे कोई और बैठा हुआ है। वो कहते हैं मैं और नदीम साहब दोनों इतने ताकतवर थे कि एक बंदे को संभालना तो हमारे लिए मुश्किल ही कोई नहीं था। वो बॉक्सर थे, सेहतमंद से थे और 1-2 बंदों को तो मैं ऐसे ही पकड़ लेता था, कोई मसला ही नहीं था। हाँ सजाद साहब मम्मे से एक ऐसे थे, लेकिन वो इतने भी नहीं गुजरे थे कि इस बुजुर्ग को ना पकड़ सकते। हम तो 3 लोग थे, चौथा ड्राइवर था हमारे साथ, हम कैसे अगवा हो सकते हैं। नदीम साहब को जैसे बात समझ नहीं आई, वो भी इस तरह उठ के बैठे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हम कैसे अगवा हुए। उन्होंने भी बुजुर्ग की तरफ देखा और वो भी हैरान हुए। उन्होंने आवाज दी समी साहब को, समी साहब, समी साहब हम कहां जा रहे हैं, किस रास्ते पे हैं। समी साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। नदीम साहब को भी, वो भी हैरान हो गए कि ये तो सच कह रहे हैं, समी साहब रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे। तो तभी आमिर कहते हैं कि मैंने उन बुजुर्ग को मुखातिब किया, आप कौन हैं। मैंने जैसे ही ये जुमला कहा तो उस बुजुर्ग ने उसी लम्हे गर्दन पीछे मोड़ी और हम दोनों को देख के कहता है ओह आप भी इधर हैं, मुझे नहीं पता था आप लोग पीछे हैं, आप कब आए गाड़ी के अंदर, बताया ही नहीं आप लोगों ने, आपका तो पता ही नहीं चला आप भी गाड़ी में हैं। अच्छा मैं नहीं समझा था आप लोग गाड़ी में होंगे। हाथ में उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ जिसके अंदर तिलावत लगी हुई है, फौरन मोबाइल को आगे करके कहते हैं ये देखो तिलावत सुनो, तिलावत। जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा ना, ये तिलावत सुनो, तो कहते हैं मैंने और नदीम साहब ने एक दूसरे की आंखों में देख के इशारा किया एक दूसरे को, जैसे ये तिलावत नहीं सुननी, ये हमें कोई हिप्नोटाइज करना चाह रहा है, ये हमें भी समी साहब की तरह किसी जादू का शिकार करना चाह रहा है। जिस तरह वो बात नहीं सुन पा रहा, हमने भी इसकी किसी बात को माना या सुना तो शायद हम भी तिलस्म ज़दा हो जाएंगे, सैर ज़दा हो जाएंगे। मैंने फिर उनको मुखातिब किया, आप कौन हैं। अब मैंने इस दफ़ा जब उनको मुखातिब किया तो फिर से पीछे मुड़े, मैंने उनका चेहरा भी गौर से देखा तो वो एक गोरा सफ़ेद सा चेहरा था, एक वाइट सी बिल्कुल सफ़ेद सी दाढ़ी थी, पगड़ी उन्होंने सफ़ेद सी पहनी हुई थी और सफ़ेद ही कपड़े, उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। तो जब मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, तो कहते हैं मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, पहले तुम तिलावत तो सुनो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ, ये सुनो सुनो, देखो कैसी खूबसूरत तिलावत है। और ये कह के फिर तिलावत में मस्त हो गए। तो उसके बाद नदीम साहब भी हक्का बक्का, मैं भी हक्का बक्का, हम दोनों की हालत ऐसी होगी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। हम उसी अंदाज में बैठे रहे, ऐसा लगता था इतना तो हम होश में हैं कि इस बंदे से बात भी कर चुके हैं, समी को मुखातिब भी कर चुके हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहा, उसको होश ही नहीं है, बस वो इस
पथरीले रास्ते पे जहाँ पे सिर्फ टायरों के दो निशान बने हुए हैं, जहाँ से गाड़ियाँ गुजर गुजर के ये एक रास्ता बन गया है, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता जिसके आगे झाड़ियाँ हैं, साइडों पे झाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं। ये किसी देहात का जैसे कच्चा रास्ता होता है, लेकिन ज़मीन पथरीली थी, कच्ची नहीं थी। हम उस रास्ते पे चले जा रहे हैं, लेकिन अब हिम्मत नहीं है हम दोनों में से कि कोई भी उससे कोई सवाल कर सके। समी सुनने को तैयार नहीं था। सजाद साहब भी उठ गए थे, वो भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे। अब तीनों हम पीछे बैठ के अजीब हुए हैं कि क्या चल रहा है। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम हैं वो रास्ता ही नहीं है, वो सड़क ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो एक सड़क पक्की चलते चलते एकदम गाड़ी को जब आप नीचे की तरफ उतार लेते हैं, साइड की तरफ उतार लेते हैं, मैंने इस तरह गाड़ी में सफ़र किया हुआ है, तो बिल्कुल एक छोटा सा सिंगल सा रोड होता है, उसके ऊपर कोई सड़क के निशान नहीं होते। गाड़ी चलने की वजह से टायरों के निशान बन गए होते हैं, तो उन्हीं टायरों के निशान के ऊपर आप गाड़ी चलाते रहते हैं। तो उसी अंदाज में ये गाड़ी चल रही थी। अब हमारे अंदर बेइंतहा खौफ था कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये बुजुर्ग कौन है, हमारा ड्राइवर क्यों इस रास्ते पे ले आया है, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा, और वो भी अजीब से अंदाज में बात कर रहे हैं। तो उसी लम्हे कॉल आई है। इतना होश आ गया कि फ़ोन की घंटी बजी है। फ़ौरन कॉल रिसीव की। उन्होंने कहा कहाँ हैं, टाइम देखा है, क्या टाइम हो रहा है, आप लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। तो हमने कहा यार हमें खुद भी नहीं पता, हम लोग रास्ते में ही हैं, कौन से कच्चे रास्ते से आ रहे हैं, ड्राइवर कौन से कच्चे रास्ते से लेके आ रहा है, हमें खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही। हम चले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा जगह कौन सी, उन्होंने कहा कोई जगह पता हो तो हम बताएं कि किस जगह पे हैं। तो आवाज़ कटना शुरू हो गई, जैसे सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। दोबारा से मोबाइल की तरफ देखा तो जैसे सिग्नल भी गायब हो गए। अब जब दिमाग इस साइड पे काम किया कि भाई कोई फ़ोन ही कर सके किसी को, जो दिमाग जैसे मौफ सा हो गया था ना, सहर ज़दा हो गए थे, तिलस्म ज़दा हो गए थे कि ऐसी तिलस्माती दुनिया में हम भी थे कि ये तक दिमाग काम नहीं कर रहा कि मोबाइल पे ही रब्ता कर लें। और जब रब्ता हुआ और फ़ोन पे बताने लगे हैं, बात कर रहे हैं, तो सिग्नल ही गायब हो गए हैं। अब भी गाड़ी चले जा रही है। अब सोचे हम तीनों की, कहते हैं क्या हालत होगी कि एक बुज़ुर्ग अभी तक गाड़ी के अंदर तिलावत की आवाज़ है, मोबाइल पे तिलावत चल रही है, ड्राइवर रोबोट बन के चलाई जा रहा है, आगे जंगल की तरह का एक रास्ता है कच्चा सा जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। कोई बईद नहीं, इतना ख़तरनाक रास्ता है, कोई जानवर ही आगे आगे खड़ा हो जाए। ऐसा रास्ता ज़िंदगी में हमने पहले कभी तय नहीं किया था। जिस तरह साइडों पे दरख्त थे और झाड़ियाँ थी, बहुत ही खौफनाक रास्ता। और उस रास्ते पे भी हम कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है। तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 1:30 से 1:45 बजे का टाइम था कि स्लो गाड़ी चलते चलते एक जगह पे हमने देखा गाड़ी ने ब्रेक लगा दी है। उस बुज़ुर्ग ने कोई जुमला कहा था उसको या उसने खुद से ब्रेक लगाई, ये हमें पता नहीं लगा। लेकिन जब ब्रेक लगी है तो हमने मुड़ के देखा हमारी लेफ्ट साइड पे जैसे एक मदरसा होता है, ओपन मदरसा, एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे के सामने काफ़ी बच्चे जिन्होंने बिल्कुल सफ़ेद शलवार कमीज़, बिल्कुल सफ़ेद से बच्चे वो बैठे हुए थे, वो सब के सब हिल रहे थे और कुरान मजीद पढ़ रहे थे। उन्हीं के बिल्कुल सामने एक इंसान जो बैठा उनको पढ़ा रहा था, उसका लिबास, उसका हुलिया बिल्कुल इसी सामने बैठे हुए बुज़ुर्ग की तरह था। सफ़ेद शलवार कमीज़, बुज़ुर्ग सा बंदा, उसकी सफ़ेद सी दाढ़ी थी, सफ़ेद सी उसने पगड़ी पहनी हुई थी। बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला और उतर के उसी मदरसे की तरफ गए जो बिल्कुल हमारे लेफ़्ट साइड पे था, जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। कोई लैंप जल रहा था, कोई दिया जल रहा था, किस चीज़ की रोशनी थी, लेकिन ऐसी रोशनी थी जिसमें हमने उस मदरसे को भी देख लिया, उस कमरे को भी देख लिया, उन पढ़ते हुए बच्चों को भी देख लिया। कोई बल्ब वगैरह नहीं जल रहा था, लालटेन की रोशनी या दिए की रोशनी में वो बैठे पढ़ रहे थे, हिल रहे थे और आवाज़ से भी पता लग रहा था कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। वो बुज़ुर्ग चलता हुआ सीधा उस बंदे के पास गया। वो बंदा खड़ा हो गया, जाके उसने उसको गले मिला और वो गले मिल के एक दूसरे से बातें करना शुरू हो गए। उसी लम्हे हमें एहसास हुआ समी को हम झंझोड़े। फ़ौरन मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ के समी के कंधे पे हाथ रखा, उसको कहा समी समी। जैसे ही मैंने उसको झंझोड़ा तो उसने ऐसे हल्का सा झटका लिया, ऐसा लगा जैसे शहर से वो वापस आया हो। हाँ
ऐसे जैसे नींद से कोई जागता और झटका लेता है, ऐसी उसकी सूरत हाल थी। हाँ, हमने कहा क्या हुआ है, किधर है तू? उसने भी सामने यूं सड़क की तरफ देखा और एकदम परेशान हुआ कि ये हम कहां जा रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैं यही तो तुमसे पूछ रहा हूं, हम कहां जा रहे हैं, ये बंदा कौन है? तो उसने एकदम से देखा सामने बच्चों को पढ़ते हुए बंदा वो खड़ा उसे मिल रहा है, और फिर उसने सामने सड़क की तरफ देखा और मेरी तरफ देख के हौंका बौंका हो के वो एकदम से परेशान होते सूरत हाल को, जैसे उसको खुद भी समझ नहीं आ रही, और वो कह रहा है बस मुझे इतना याद है। फिर वो सोचना शुरू हो गया, जैसे उसको शायद कुछ और याद हो गए। 3-4 सेकंड का उसने पॉज लिया। बस मुझे इतना याद है, आपने कहा पीछे एक्सेल चेक करो, तो मैं उतरा हूं। मैं उतर के एक्सेल चेक कर रहा था तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए हैं, मुझे कहते हैं कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मरी जा रहे हो। उसने कहा इसी गाड़ी पे? मैंने कहा हाँ इसी एम्बुलेंस पे। उसने कहा ये गाड़ी नहीं जा सकती, इस गाड़ी पे ना जाना, ये नहीं जा सकेगी। उसके बाद कुछ मुझे याद नहीं है। मैंने कहा समी पेट्रोल डलवाना था, तुमने कहा था, जब मैंने कहा था एक्सेल चेक करो तो तुमने कहा था आगे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी डलवाना है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, तुमने पेट्रोल डलवाया था। समी ऐसे भौंगों की तरह देख रहा और कह रहा है मुझे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, बस उसने कहा था ये गाड़ी नहीं जाएगी, उसके बाद मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो अभी आपने जगाया और मैं ये रास्ता देख के हैरान हो गया हूं कि हम कहां हैं। अब समझ आ गई थी कि हम कहां हैं, हमें नहीं पता, ड्राइवर तक को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। आखिरी जुमले यहां पे थे कि उस बंदे ने ये कहा था ये गाड़ी नहीं जा सकेगी, उसके बाद वो गाड़ी चलाता रहा है। अभी होश में आया, जैसे वो परेशान होकर देख रहा है ये कच्चा रास्ता कहाँ है, हम कहाँ पे हैं, ये बुजुर्ग कौन सा है। और जब मैंने कहा ये वाले बुजुर्ग थे, कहता है हाँ यही थे। बस इतना उसको याद था। अब हम तीनों परेशान, या अल्लाह हम कहाँ फंस गए हैं। उसी लम्हे हमने देखा वो बुजुर्ग चलते हुए आए हैं, दरवाज़ा खोल के फिर से आगे बैठ गए हैं और उसको कहा है चलो मरी चलो। इस जुमले से हमारी ढारस बंदी है, हौसला सा आया, जैसे हम मरी ही जा रहे हैं। कह तो ऐसे रहा है हम मरी ही जा रहे हैं, तो फिर हम भी चुप करके बैठ गए। फिर हम खुद वो हो गए। समी की हालत ये थी, पेट्रोल गाड़ी में नहीं डला था, 10-20 के निकले हुए 1:45 बज गए हैं। 2-3 घंटे हम सफ़र कर चुके हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डलवाया गया, गाड़ी चल कैसे रही है। और मरी का सफ़र 50 मिनट 1 घंटे का है, हमें 2-2.5 घंटे हो गए। हम कहाँ चल रहे हैं, ये रास्ता कौन सा है, सामने कोई गाड़ी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, ये जंगल है और हम चले जा रहे हैं, क्रॉस तक नहीं कोई गाड़ी कर सकती। ये बंदा कौन है, किसी सवाल का जवाब नहीं। अब समी होश में था। पहले जिस तरह रोबोट बन के वो चला रहा था, अब वो खौफजदा भी नज़र आ रहा था, रास्ते की तरफ भी देखता था और यूं खौफजदा होकर बूढ़े को भी देख लेता था। उससे पहले मैंने नहीं देखा था, वो बूढ़े की तरफ उसने देखा, वो बस रोबोट बन के चलाए जा रहा था। अब मुड़ मुड़ के बूढ़े को भी खौफजदा होकर देखता था और सामने रास्ते की तरफ फोकस किया हुआ था कि कहीं गाड़ी खाई में गिर ही ना जाए। इतना खतरनाक रास्ता, एक साइड पे खाई, एक साइड पे पहाड़, कभी इस साइड पे पहाड़ आ जाता, कभी इस साइड पे पहाड़ और दूसरी साइड पे खाई, सिंगल रास्ता। ये बहुत खौफनाक और अजाबदेह सफ़र होगा किसी भी बशर के लिए। उसको पता हो कि वो एक ऐसी जगह पे ब्रेक लगा के रुके हैं जहां रात के 1:45 बजे एक मदरसा है, जहाँ लैंप की रोशनी में कुछ बच्चे हैं, 15-20 बच्चे हैं, उन्हें गिना नहीं, काफ़ी ज़्यादा थे। वो कहते हैं वो बच्चे बैठे कुरान पढ़ रहे हैं और रात को ही इसी लिबास में, जिस तरह बुज़ुर्ग है इसी लिबास में एक और बुज़ुर्ग उनको रात को 2:30 बजे, 2 बजे, 1:45 बजे वो बैठा कुरान पढ़ा रहा है। ये कौन सा टाइम है कुरान पढ़ाने का। और हम जिनको मरी में होना चाहिए था 1 घंटे बाद, वो इस कच्चे रास्ते पर चले जा रहे हैं। इर्द गिर्द अंधेरा है, गाड़ी की वो हेडलाइट्स, गाड़ी की रोशनियाँ जो उस कच्चे रास्ते पे पड़ रही हैं, यहाँ पे सिर्फ टायरों के निशान, एक रास्ता सा बना हुआ है, उन टायरों के निशान का ही रास्ता बना हुआ है। हम कभी उसको देखते हैं और कभी साइडों पे देखते हैं तो दिल ढक 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 उछल के बाहर आता है। दिल की धड़कन है ढक 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 ढक। हम वो 3 लोग जिसमें आमिर कहते हैं, मैं और सामने बैठे नदीम साहब, जो बॉक्सर हैं, जो डरते नहीं इस बंदे को, बाबे को तो पकड़ के यूं उठा के फेंके के पता ही ना लगे। हम तो इससे मजबूत बंदों को पकड़ लेते हो। वो कहते हैं मैं खुद 1-2 बंदों को काबू करना तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं था। लेकिन उस बाबे का क्या सहर था, क्या जादू था कि हम कुछ भी नहीं बोल सके, चुप करके बैठे रहे। और मैं ये जुमला ज़रूर सोच रहा था,
मुझे तो कभी नींद नहीं आती, तो एकदम से मेरे ऊपर नींद का गलबा कैसे हुआ कि मैं आखिरी जुमले मैंने भी यही सुने थे कि ये गाड़ी तो मरी नहीं जा सकती, और उसके बाद मुझे एकदम से नींद आई। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया शायद मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन क्या ये कोई सहर था, कोई जादू था कि मैं भी सो गया। ये जुमले सोचते उस सफ़र पे गाड़ी रवां दवां और हम अंदर इंतहा के खौफजदा, या अल्लाह मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो फिल्मों का वही सीन चल रहा है जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, गाड़ी एक जगह से चलती 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 15 मिनट बाद देखते हैं वो उसी जगह पे वापस लौट आए, जबकि वो तो सीधा चलते रहे हैं। फिर देखते हैं गाड़ी उसी जगह पे लौट आई है जहाँ से शुरू हुए थे। फिर गाड़ी चलती रहती है, 15 मिनट बाद पहुँचते हैं तो देखते हैं फिर उसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ से शुरू किया था। फिर गाड़ी चलती रहती है, फिर देखते हैं वहीं पहुँच गए हैं जहाँ से शुरू किया था। वो लगते हैं हमें भी ऐसा ही सीन नज़र आ रहा था, कोई फिल्मी सीन चल रहा है, मूवी का सीन चल रहा है कि गाड़ी मरी की बजाय चले जा रही है, चले जा रही है, घुप अंधेरा, कोई रोशनी नहीं। इतनी देर हो गई, किसी गाड़ी ने हमें क्रॉस नहीं किया, कोई हमारी गाड़ी के अलावा किसी गाड़ी की लाइट्स नहीं नजर आई। इर्द गिर्द जंगल, पहाड़, दरख्त, झाड़ियां, और गाड़ी में बैठा एक बुजुर्ग दाढ़ी वाला शख्स मोबाइल पे अभी भी तिलावत लगा के बैठा हुआ है। इस भयानक और खौफजदा मंजर में गाड़ी चलती रही, चलती रही, चलती रही। हम जो मजबूत लोग थे, जो मजबूत जिस्म के लोग थे, बेबस होके बैठे रहे। गाड़ी चलते 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 कब टाइम का हमें कोई अंदाज़ा नहीं, कोई 4 साढ़े 4 बजे गाड़ी वाकई मरी के अंदर दाखिल हो गई। और जब हमने देख लिया कि हम इंसानी आबादी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वो जंगल का रास्ता ख़त्म हो गया, वो कच्चा रास्ता ख़त्म हो गया, एक पक्की सड़क पे आ गए हैं और मरी के आसार नज़र आ रहे हैं, तो हमारी जान में जान आई कि अब हम मरी ही पहुँचेंगे। उसने जो कहा था चलो मरी, इसका मतलब है ठीक कहा था। और हम आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आना शुरू हो गए, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप आ गया। पेट्रोल पंप के आते ही ड्राइवर जो इस वक्त होश में था, मुसलसल इस दफ़ा बूढ़े को देखता भी जा रहा था, उसने जाके पेट्रोल पंप पे ब्रेक लगाई। हम भी मेंटली तौर पे तैयार हो गए, इंसानों में आ गए हैं, मरी में आ गए हैं। ये एक दफ़ा पिछला दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि जो एम्बुलेंस का दरवाज़ा होता है, ये वाली जो एम्बुलेंस थी, इसका दरवाज़ा पीछे से खुलता था। ये लोग निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, पीछे से कोई आके दरवाज़ा खोले तो इन्होंने बाहर निकलना था। अब वो कहते हैं, मैं और नदीम साहब ने एक दूसरे को आंखों से इशारा किया कि रेडी। उसने कहा रेडी। कमांडो एक्शन करने के लिए तैयार थे कि ये पीछे दरवाज़ा खोले और उतरते ही हम इसको नप लेते हैं, इन बाबे को, और नपते ही अंदर गाड़ी में डालते हैं और इसको लेके चलते हैं उधर, कि इस बंदे ने 11 बजे हमने पहुँचना था, हमारे सुबह 4 साढ़े 4 बजे आ दिए, ये कौन है, इसकी ज़रा तफ्तीश करो, इसने किया क्या हमारे साथ। तो जैसे ही पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकी है, लाइन लगी हुई थी थोड़ी सी, हम पीछे रुके हैं, तो जिस वक्त ड्राइवर ने गाड़ी को रोका, बंद किया, तो उसी लम्हे उसने गेट खोला, तो उसी लम्हे वो सामने बैठे फ्रंट पे जो बुजुर्ग था उसने भी गेट खोला। दोनों ने इकट्ठे ही गेट खोला। नदीम साहब और आमिर कहते हैं हम दोनों तैयार हो गए कमांडो एक्शन के लिए। ड्राइवर ने भी गेट खोला, बुजुर्ग ने भी गेट खोला। ड्राइवर ने जल्दी से गेट खोल के पीछे की तरफ भागा कि मैं इनका गेट खोलूं और इनको बाहर निकालूं। वो भी समझ गया था, पकड़ें, उसकी भी नीयत यही थी, इस बाबे को पकड़ें। इतना टाइम हुआ है कि दोनों ने, बाबा ने और ड्राइवर ने, गेट खोले हैं फ्रंट के। तेजी से चलता हुआ ड्राइवर पीछे आया, उसने फौरी तौर पे गेट खोला है। हम दोनों ने छलांग मारी है और उसी फ्रंट साइड वाले गेट की तरफ गए हैं जिस पे बाबे ने गेट बंद किया था। मैक्सिमम ड्राइवर जो उतरा है और पीछे आके उसने गेट खोला है, 5-7 सेकंड ही उसको लगे होंगे। और हम भी भाग के जब ड्राइवर वाली सीट पे गए हैं तो दरवाज़ा बंद हो चुका था, कोई भी बाबा वहाँ पे नहीं था। यहीं कहीं होगा, मैंने आवाज़ दी तो नदीम ने कहा ढूंढते हैं इसको, और हम इधर उधर ढूंढते रहे, इधर जा उधर जा। इतनी देर में वो कहीं दूर नहीं जा सकता था। फिर भी हमने उसको ढूंढते ढूंढते पेट्रोल डलवाने के बाद भी एक्स्ट्रा 15 मिनट लगा दिए कि इसको ढूंढें ये गया कहाँ है। हमने इधर उधर काफ़ी ढूंढ लिया। 15 मिनट में हर बंदे से पूछा, गाड़ी से किसी बुजुर्ग को उतरते हुए देखा, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। पेट्रोल पंप वाले से पूछा, तुमने किसी बुजुर्ग को देखा है? वॉशरूम में जाके देखा, किसी बुजुर्ग को देखा, जबकि इतनी जल्दी वो वॉशरूम जा ही नहीं सकता था। 5-7 मिनट में उतर के वो कहाँ जा सकता था? 5-7 मिनट में वो भागता भी सही तो मैक्सिमम वो 15 कदम, 20 कदम, 25 कदम भाग लेता, लेकिन हम उसको देख ज़रूर लेते भागता हुआ। हमने हर जगह को छान मारा, कहीं पे भी वो बाबा नज़र नहीं आया।
और जब 15 मिनट तक कुछ भी नहीं पता लग सका, किसी एक शख्स ने भी नहीं कहा हमने उसको देखा है, तो हम थक हार कर गाड़ी में बैठ गए। पेट्रोल डल चुका था। इतना रास्ता गाड़ी कैसे सफ़र करके आई हमें नहीं पता। खैर हमने जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भी पहला सवाल ये किया कहाँ रह गए थे, तो हमने उनको बताया कि हमारे चेहरों को पढ़ लो, हम एक और ही तिलस्माती दुनिया से हो के आ रहे हैं। वो कहते हैं समझे नहीं। तो हमने उनको बताया कि इस तरह हमारे साथ हुआ है और इस तरह रात को एक मदरसा बच्चे पढ़ते हुए और इस तरह बुज़ुर्ग और इस तरह वो गायब हुआ है। वो बशर था, वो जिन था, वो क्या था हमें नहीं पता। 5-7 मिनट में ही वो गायब हुआ है और पूरे पेट्रोल पंप पे आप लोग तहकीक करें, हम उसको ढूंढते रहे हैं, वो नहीं मिल सका। खैर उसके बाद हम अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, लेकिन ये वाक़या हमारी ज़िंदगी में नक्श होकर रह गया, जो हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। वो रात का भयानक सफ़र, उस बुज़ुर्ग का कहना ये लो तिलावत सुनो, ड्राइवर का सहरज़दा होकर गाड़ी को चलाना, कोई होश तक ना होना, और उसके बावजूद उसने गाड़ी बिल्कुल ठीक चलाई। पथरीला रास्ता, सिंगल रास्ता, गाड़ी खाई में भी गिर सकती थी क्योंकि वो हिप्नोटाइज हुआ था, फिर भी उसने गाड़ी ठीक चलाई। जैसे उसके दिमाग को इस तरह जकड़ दिया गया हो कि सिर्फ गाड़ी चलानी है और सड़क पे निगाह रखनी है। तो मुझसे भी जो सवाल पूछा गया तो वो क्या था, एग्जैक्टली वो वही था जो आप भी समझे हैं। वो जो रूप धारे हुए था वो जिन था। जिन उड़ भी सकते हैं, रेंगने वाले जिन भी होते हैं, उड़ने वाले जिन भी होते हैं, जो पैदल चलते हैं वो जिन भी होते हैं। वो ताकतवर जिन था। जिनात की भी ताकत होती है। वो छुप के मक्खी बन के किसी गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं, गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं, बस के अंदर बैठ जाते हैं, और जो ताकतवर होते हैं वो रूप धार के इस तरह अपना आप भी महसूस कराते हैं। वो एक इंसानी रूप में इसलिए आया था, वो एक ताकतवर जिन था। वो इंसानी रूप में आया, आपकी गाड़ी में बैठा। वो मदरसे में रात के 1:45 बजे जो पढ़ रहे थे वो इंसान नहीं थे। जंगल बयां में लालटेन जला के एक ओपन एयर मदरसा बना के, जिसका एक कमरा है और आगे ग्राउंड सा बना हुआ है पहाड़ों के बीच में, उस ग्राउंड के ऊपर 1:45 बजे कौन से बच्चे कुरान पढ़ते हैं। और उन बच्चों ने भी, सब ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद शलवार कमीज़, और सामने बैठा हुआ भी उसी ही लिबास में था जो गाड़ी की फ्रंट सीट में बैठा था, जो उधर सामने बच्चों को पढ़ा रहा था, जो बच्चे पढ़ रहे थे। सबका एक ही जैसा लिबास था, एक ही जैसे रंग रूप था, सफ़ेद गोरा चिट्टा। तो वो सारे जिनात के बच्चे थे जो इंसानी रूप धार के वहाँ पे उसको दिखलाए गए थे। क्योंकि ये शख्स जिस वक्त गाड़ी पे वहाँ पे पहुंचा तो दूर से ही उन्होंने गाड़ी को देख लिया था, तो वो उस वक्त शायद जिनात के बच्चे जिनों के ही रूप में बैठे पढ़ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि अगर इस साइड पे कोई गाड़ी आ रही है तो उनको पता लग गया था कि हमारा ही शख्स, हमारा ही जिन है जो इस गाड़ी को इधर लेके आ गया है। तो उसी लम्हे उन्होंने जिनात के बच्चों को भी इंसान का रूप दे दिया था, और वो जो सामने बैठा था वो खुद भी एक इंसान का रूप धार गया, और वही रूप उसने धारा था। सेम वही दाढ़ी सफ़ेद सी, सेम वही पगड़ी उसने पहनी, और स्वयं उसने शलवार कमीज़ पहन ली थी, ये दिखाने के लिए कि मैं भी इन जैसा हूँ। पहले से उनकी कोई आपस में तय नहीं किया गया था। उसी लम्हे ही जिनों को पता लग जाता है जो सामने आया है ये कौन है, हमारा ही जिन है जो इंसानी रूप में है। तो वही रूप उन्होंने कॉपी करके अपना भी बना लिया था। बच्चों को भी उसी वक्त जिन से इंसानों के रूप में धार लिया था। एम्बुलेंस और आपकी जो फील्ड है ये बहुत दिलेराना फील्ड है। आप एक नेक अमल करते हैं, एक अच्छा काम करते हैं, और जो दिलेर होते हैं ना, तो इस तरह जिन्नात, हाँ, आप में से कोई ऐसा शख्स होता जो बहुत दिल का कमज़ोर होता, बेहोश हो जाता, उसका हार्ट फेल हो जाता, उसके साथ ये हरकत कभी ना करते जिन्नात। उनको पता था ये मजबूत गाड़ियाँ और भी गुजर रही होंगी। वो जो एक्सल से आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ पैदा की गई थी ताकि आप गाड़ी रोकें, और आपने गाड़ी रोक दी। आपको उन्होंने खुमियारी दे दी, आप भी सो गए। ड्राइवर को उन्होंने तिलिस्म ज़दा कर दिया और ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाता रहा। वो रूप धार के उन्होंने अपना सफ़र तय किया। उन्होंने भी मरी जाना था, तो वो मरी इंसानी रूप धार के आपकी गाड़ी के ज़रिए गए। जिनात उनको ही ये रूप दिखाते हैं जो बहुत दिलेर और बहादुर होते हैं, वरना वो कभी भी ऐसी गाड़ी में ना बैठते जो गाड़ी वाला देख के बेहोश हो जाता या मर जाता। उसको पता था कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बहादुर हैं, इसलिए वो आपके साथ बैठा। ऐसे वाक़यात जिनात के बहुत ज़्यादा होते हैं, और आगे भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कभी जिनात से डरना नहीं है।
इनके साथ दोस्ती करेंगे, डरेंगे नहीं, बहादुरी पैदा करेंगे, तो ये आपके दोस्त बन जाएंगे। आप उस तिलिस्म से निकल आए थे आमिर साहब, लेकिन अगर आप हम कलाम होते और अपने अंदर जिगरा पैदा करते, ताकत पैदा करते, खौफ को ख़त्म करते, बात करते, तो शायद जाते जाते कोई तोहफ़ा भी आपको दे जाते, यादगार तोहफ़ा। वो जी नहीं थे, लेकिन आप उस वक्त समझ नहीं सके थे। आपकी फील्ड ऐसी, अभी भी रातों को आपको जाना पड़ेगा। फिर कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हो तो मेरी बात याद रखिएगा, डरिएगा मत, हम कलाम होइएगा। ये थी आज आपकी कहानी जो मैंने सुनाई। आप लोग भी अपनी कहानी सेंड कीजिए, आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। इन्होंने भी इंतज़ार में थे, पता नहीं मेरी कहानी सुनाते हैं या नहीं सुनाते। मैं सबकी कहानी सुनाऊंगा, कोई ना ये सोचे कि मैं उनकी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं सबकी कहानी सुनाऊंगा। हाँ, ये ज़रूर है, आपका नंबर थोड़ा सा लेट आएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहानियाँ भेजी हुई हैं। जैसे ही कोई मैं व्हाट्सअप खोलता हूँ, पहला काम क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ किसने स्टोरी लिखा हुआ है। ऐसे पहला काम है मेरा, व्हाट्सअप खोलते ही रोज़ाना आज ये स्टोरी लिखा हुआ है, उसको खोलूँगा, अच्छा ये स्टोरी है, ठीक है, चला के देखूंगा स्टोरी है, उसको लिखूंगा हॉरर स्टोरी, आगे फिर उसका नंबर दे दूंगा। एक और भी आई हुई है हॉरर स्टोरी, उसको नेक्स्ट नंबर दे दूंगा। तो फिर रोज़ जो मैं स्टोरी खोलता हूँ, कल कौन सी सुनाई थी, 210 सुनाई थी, आज कौन सी सुनानी है, 211 सुनानी है, कल कौन सी सुनाऊंगा, 212। इसलिए सबका नंबर सेव हो जाएगा। हाँ, जिसने स्टोरी लिखना भूल गया या OCS लिखना भूल गया, वो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ स्टोरी लाजमी लिखा करें, OCS लिखा करें, क्योंकि पहले मैं ढूंढता हूँ उस व्हाट्सएप के मैसेज को जिस पे स्टोरी या OCS लिखा हो। नहीं लिखा होगा तो मैं नहीं आपकी कहानी को महफूज कर सकूंगा। और कोई लोग गलत बयानी भी करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, बीचे नीचे अपना मसला लिखा होता है, तो उनको तो मैं वैसे ही जवाब नहीं देता। झूठे इंसान को मैं कभी जवाब नहीं देता, झूठ का सहारा मत लीजिएगा। स्टोरी लिख के अपना मसला लिखेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और भेजना है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है +92 313655550। रिपीट करता हूँ, 00923136655500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।